हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 9वीं के लिए, जी हाँ क्लास 9th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को जारी किया है 2025 एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, हम लोग जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 9वीं की परीक्षा के लिए, जो आपके 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली है, उसके लिए क्लास 9th के प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र को पब्लिश कर दिया है। और आपको इस चैनल पे सारा का सारा आपका मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मॉडल पेपर जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? कि आप लोग का जो एग्जाम में परीक्षा में जो आपके सवाल रहने वाला है इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के अनुरूप रहने वाला है। और कई सवाल तो आपके मॉडल प्रश्न पत्र से डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर को अवश्य कर लेंगे। ठीक है, और आप पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी करेंगे। आपको हमारे इस चैनल पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 9th का, जी हाँ क्लास 9th का जो साइंस सब्जेक्ट का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका आप लोगों को सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका सामान्य निर्देश को पढ़ लेते हैं कि क्योंकि जो मॉडल प्रश्न पत्र होता है ना उसी के अनुरूप आप लोग का एग्जाम में सवाल रहता है। देखिए, इसमें टोटल जो प्रश्न है आप लोग का 40 प्रश्न का एग्जाम में सवाल रहेगा और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 विकल्प होंगे। ठीक है, जिसमें से जो सही विकल्प होगा उसमें आप लोग को टिक करना है, यानी कि OMR पे आप लोग को गोल गोल घेरा भर देना है जो सही ऑप्शन होगा, है ना। और अगर आप गलत ऑप्शन भी कर देते हो तो उसमें आपको ऋणात्मक नंबर नहीं काटा जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो आपका जो प्रश्न दिया हुआ है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और जो हिंदी वाले होंगे हिंदी वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहला नंबर, ठीक है, कि खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं, है ना। वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय, है ना। खरपतवार जो है फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं, कैसे करते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, पौधे को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं ना, पौधे को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं ना, फसलों जो पौधे के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो खरपतवार होता है बच्चों, खरपतवार आप लोग जानते भी होंगे कि जो फसल हम लोग उपजाते हैं तो उसके अलावा कोई हानिकारक जो पौधा जो उत्पन्न हो जाता है उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। बहुत बार आप सुने भी होंगे घर में, है ना, कि जा रहे खरपतवार को निकलवाने, है ना, खरपतवार को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो फसल से अलावा, फसल के जो अलावा जो घास फूस होते हैं जो उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं, है ना। और ये क्या करता है, ये जो है पौधे के जो विभिन्न संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करता है जिसमें उसके पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। यानी कि जो पोषक तत्व हमारा पौधे को मिलना चाहिए, जो हमारा फसल को मिलना चाहिए, वो खरपतवार भी उसको क्या कर लेता है, ले लेता है। अब बताओ, जिस चीज़ का पोषक तत्व हमारे फसल को मिलना चाहिए अब वो खरपतवार को मिल रहा है जो हमारे लिए बेकार है, जो हानिकारक है। ठीक है, तो यही आपका इसका क्या होगा, पौधे को ये क्या करती है, प्रभावित करती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटिंग फॉर वायरस रिसोर्स ऑफ क्रॉप कॉजिंग लॉ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो ये आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना, कि यही आपका क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पर। देखिए, दूसरा नंबर जो सवाल आपका दिया है, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। एक्सोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री बर्ड हैविंग हाई एग लेइंग कैपेसिटीज, है ना। पोल्ट्री पक्षी विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कौन सा होता है? तो ये आपका होता है व्हाइट लेगन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो होती है पक्षी, ये आपके 280 से 300 जो है अंडा देती है ना। तो ये सबसे अधिक क्षमता वाले अंडा देने वाली क्षमता वाली क्या है, ये पोल्ट्री पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? ठीक है, एपिस मेलिफेरा, एपिस टोरसाटा, एपिस फ्लोरा, एपिस सेराना इंडिका। तो इतावली जो प्रजाति का है ना इसको हम लोग एपिस मेलिफेरा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 का ए राइट उत्तर हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है, बारूद होता है।
ठीक है। घन जो पाउडर इज क्या होता है, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सर या लिक्विड, है ना। तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या तरल होता है। तो बारूद जो होता है ना बच्चों, ये मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण होता है। किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का होता है, ठीक है, और किसका होता है, तो सल्फर का, और साथ में आपका कोयला का होता है। तो इतने सारी चीज़ों का क्या होता है, मिश्रण होता है ना। तो बारूद कैसा है, तो मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई है, ठीक है जी। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है, संतुष्टि होना चाहिए ना, संपुष्टि होती है वह है, क्या है, द्रव की अनस्वरता का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। तो क्यूपरिक जो ऑक्साइड है, इसमें क्या होता है, कॉपर और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है एक ही होती है ना, उसकी जो प्रतिशतता होती है एक ही होती है। तो ये कौन से नियम को संतुष्ट कर रहा है, तो ये आपका स्थिर अनुपात का नियम। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपका जल होता है ना, जल, उसका सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है ना, H2O होता है। और इसका अगर हम लोग द्रव्यमान देखें, इन यौगिकों का द्रव्यमान अगर देखें तो एक ही निश्चित अनुपात में होगा। जैसे कि यहाँ पे होता है ना 1:8, तो ये आप कोई भी स्रोत से आप जल को प्राप्त कीजिए, चाहे नालियों का पानी ले लो, चाहे नदी का पानी ले लो, चाहे कुआं का पानी ले लो, चाहे चापानल का पानी ले लो, लेकिन सभी का जो है आपका जो इसका द्रव्यमान होगा, है ना, इन यौगिकों के द्रव्यमान जो होगा वो एक निश्चित होगा, है ना, क्या होगा, निश्चित होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, है ना। कहीं भी हो जाए, कोई भी स्रोत से हम अगर पानी के लिए होते, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोला गया है कि कॉपर और ऑक्सीजन की मात्रा अगर जो है एक ही पाई गई है, दोनों की प्रतिशत मात्रा, तो उसको हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। हाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कितना गुना होता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन द मास ऑफ द एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अगर हम गुना बात करें तो ये 1836, जी हाँ 1836 गुना होता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका लगभग में आपका 2000 गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है, तो ये आपका लगभग 2000 गुना, यानी 1836 है इसका, है ना। लेकिन अगर आप लगभग में बात करें तो 2000 गुना। क्लियर है। अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67, है ना, इंटू 10 का पावर -27, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये 9.1 इंटू 10 का पावर -31, है ना। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो लगभग आपका 1836 के आसपास आता है, ठीक है, जिसमें से आपका लगभग में अगर बात करें तो 2000 गुना हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द वैल्यू ऑफ स्पीड इज, है ना, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान कितना होगा। देखिए अगर हम इसको देखें ध्यान से इस फिगर को, है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है, आपका चाल निकालने बोल रहा है ना। तो चाल निकालने के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, क्या होता है, चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, अरे यार हाँ दूरी बटा ना समय है, तो दूरी बटा समय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी यहाँ पे उठाते हैं हम अगर, ठीक है, अगर ये आपका दूरी दिया हुआ है ये वाला लाइन, है ना, और ये आपका समय दिया हुआ है। अगर हम दूरी ये उठाते हैं तो दूरी कितना दिया हुआ 32, तो 32 लिख दो। और आपका समय कितना है, अगर इसी लाइन में अगर यहाँ पर आते हैं तो कितना समय 4 है, तो 4 या 8 कितना हो गया 32, यानी चाल कितना निकल गया 8 निकल गया। अगर हम इसको ले लेते हैं, अगर हम इसको ले लेते हैं तो इसमें भी वही आएगा, है ना। दूरी कितना है 24, और समय कितना है, तो समय आपका 3 है, तो 3 8 24, है ना। अगर हम इसको ले लेते हैं तो 16/2, 8 दूनी 16, है ना। तो ये ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो इसका जो चाल का मान निकल आता है, कितना निकल आता है, तो 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। अगर समान गति से अगर चल रहा है भाई, तो चाल और वेग दोनों अचर कैसे हो सकता है। चाल तो ठीक है, चाल अचर हो सकता है, लेकिन वेग कैसे हो सकता है। यहाँ पे हर 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 सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहा
है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर समय सेकंड में चेंजेस हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, अगर चाल और वेग दोनों चर रहते हैं ना, चाल तो होगा ही नहीं भाई, चर अचर ना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक समान गति से चल रहा है ना, ऐसे थोड़े वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है, चर का मतलब होता है जिग जैग होना, मतलब कि कभी धीरे कभी तेज, है ना, तो यहाँ पे तो एक समान चाल से चल रहा है, तो ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चाल चर और वेग अचर, नहीं ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चाल जो है अचर रहेगा, है ना, चाल जो है अचर रहेगा, और वेग जो होगा चर रहेगा, वेलोसिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, चर होगा, वेलोसिटी ये चेंजेस होते रहता है। ठीक है, लेकिन चाल जो है अचर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा, चाल जो है अचर रहेगा और वेग जो होगा चर रहेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पे आपको गलत बता रहा है। ठीक है, कौन सा गलत है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, हाँ ये तो बोला जाता है भाई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, ये भी बोला जाता है। लाइसोसोम स्राविक कणिका, नहीं ये नहीं, ये गलत हो जाएगा आपको उत्तर, यानी कि ये जो युग्म है बच्चों ये गलत है, क्योंकि लाइसोसोम जो है ना, ये आत्महत्या के थैले इसको कहा जाता है। ठीक है, नाभिक जो है ये आपका कोशिका का मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही कह रहा है, लेकिन ये जो युग्म है ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर क्लोरोप्लास्ट में देखें हम लोग, है ना, आपके जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो आपका उत्तर दिया हुआ है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट रसोई का घर, लेकिन क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रसोई का घर कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोशिका के भीतर जो होता है एक वैसा स्थान होता है, ठीक है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होगा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज, ये सारी चीज़ों को मिला करके वहाँ पे क्या बनता है, खाना बनता है। ठीक है, तो ये आपका इसका सही विकल्प है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर अगर इसमें देखें तो ये आपका गलत युग्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। ठीक है, विसरण, अंतःशोषण, प्रसरण, उपयुक्त सभी। तो पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित जो करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो जड़ के रोम होते हैं, ठीक है, पौधे के मूल रोम जो जड़ के रोम होते हैं, ठीक है, उसमें छोटे छोटे, जी हाँ, छोटे छोटे बाल की तरह, है ना, बाल की तरह क्या होते हैं, इस तरीके से, है ना, छोटे छोटे, जड़ में अगर देखते हैं ना बाल की तरह इस तरीके से निकला हुआ रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, जड़ की सतह को, है ना, जड़ की सतह को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, जल को अवशोषित करने में ज़्यादा क्षेत्र उपयोग होता है और जल को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला सवाल क्या दिया है, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड ऑफ टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, तो इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये कोशिका के अंदर, जी हाँ, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और वो भी यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक होता है। ठीक है, आपको पता है ना, ये देखिए कोशिका कैसा होता है, कोशिका ऐसे मान लो कोशिका है, ये यहाँ बीच में क्या होता है, केंद्रक, और ये के कोशिका द्रव, इसी में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इसका काम क्या क्या है ये आपको बताते हैं हम। देखो, इसका काम जो है, यह नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन का चैनल का रूप व्यवहार करता है। ये सही कह रहा है, ये संबंधित है इसका। ठीक है, यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का उत्पादन स्थल हो सकता है ना, ऊर्जा का तो उत्पादन स्थल तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो ये तो गलत है, तो ये आपका संबंधित इससे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका इससे संबंधित नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इससे संबंधित नहीं है, यह ऊर्जा का उत्पादन का स्थल नहीं हो सकता है। ये जो है ऊर्जा का उत्पादन स्थल कौन है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग को पता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, उसी को बिजली का हाउस या फिर पावर हाउस, ऊर्जा का घर, उसी को कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, है ना, तो परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो और परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक, है ना। वैसे तत्व जिनमें परमाणु संख्या सेम हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और वही चीज़ अगर एग्जाम में आ जाए कि वैसे तत्व जिसकी परमाणु द्रव्यमान
क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, है ना, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग संभारिक कहेंगे। तो दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे, अगर परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो समस्थानिक कहेंगे, अगर परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसको हम लोग संभारिक कहेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। कक्षा 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कक्षा 3 में, एम में? देखो आपका 3 सेल होता है बच्चे, यहाँ पे 3 कोष होता है ना, कौन कौन सा कोष, एक के एल एम, अच्छा 4 कोष है ना, 3 के एल एम एन है ना, जिसमें के में आपका 2 रह सकता है अधिकतम, है ना, 2 परमाणु, और उसके बाद एल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एम में आपका 18 होता है, और एन में जो होता है आपका 32 होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो 2n² है ना, जहाँ पे एन के आपका 1 हो जाएगा, एल आपका 2 हो जाएगा, एम आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे निकालता हूँ एम का, ठीक है, किसका निकालता हूँ, एम का निकालता हूँ, तो 2n² रखेंगे, और 2n एम कितना है, 3 नंबर पे है ना, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, है ना, तो 2 × 3 = 9, 9 दूनी 18 हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ सर। तो ये फार्मूला अगर याद है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे याद रख लो कि के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अधिकतम से अधिकतम, एल में 8 और एम में 18 और एन में 32। याद रहेगा जी सर, याद रहेगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या दिया गया है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह है, ठीक है, गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह क्या है, उसमें क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से सेकंड से चाल गति करेगी, 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिशील होगी, या 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिशील होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि F बराबर ma, क्या होता है, F बराबर ma, जहाँ पे F बराबर फोर्स होता है, जो कि आपका फोर्स यहाँ पे दिया गया है, क्या, बोले हाँ सर 1 न्यूटन दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे, बराबर m, मास कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान आपका 1 दिया हुआ है, आपका एक्सेलरेशन इनटू में हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे आपका एक जो इनटू में इधर आके आपका डिवाइड में हो गया, बराबर a हो गया, तो एक्सेलरेशन जो हमारा निकल गया, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही बोला ना कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या होगी, गतिशील होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी प्रश्न को मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्लास 10th में भी साइंस का जो है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया और 9th में पूछा गया, तो तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन को डीपली समझना है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर आंसर रट करके चल जाए और वहाँ पे काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम दे रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो घुमाएगा, है ना, तो आप लोग हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ सीखो, और हमारा मिशन 2 आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही पूरा वीडियो देता है। ठीक है, तो कोशिश करना है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग क्या दिया गया है, जड़त्व का गुण। देखिए जड़त्व का गुण यानी कि गति का पहला नियम, है ना, क्या बोलता है कि किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। कई बार हम आपको बता देंगे कि जड़त्व का जो गुण होता है ना, वो प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, और ये गति का पहला नियम है। जड़त्व का गुण क्या बताता है, तो जड़त्व गुण का गुण जो है यही बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम ही रहना चाहेगी, रुका हुआ ही रहना चाहेगी। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहिए, गति में है तो गति में रहना चाहिए, ये आपका जड़त्व का गुण कहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से उत्पन्न करने वाले कितने बल की आवश्यकता होगी। तो देखो बल यहाँ पे पूछ रहा है, F बराबर एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे, और आपका द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना दे रखा है, यानी मास कितना दे रखा है 6, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपका, त्वरण आपका 4 दिया हुआ है, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 24 जो हो जाएगा इसका 24 न्यूटन, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। फोर्स का आपका एसआई मात्रक किस में लिखते हो, न्यूटन में, तो न्यूटन इसका आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, जाइलम किससे बना होता है। तो जाइलम जो होता है बच्चों, ये ट्रैकिड्स और वाहिका दोनों से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जो है जड़ से, क्या बोले हम, जड़ से खनिज लवण जल ये क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है ना, पत्तियों तक पहुंचाता है, याद रहेगा। ठीक है, जाइलम क्या करता है,
ये जड़ से खनिज, लवण और जल को क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, और पत्ती में जो बना भोजन है फ्लोएम उसको क्या करता है, अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसको हम कई बार बता चुके हैं आपके पहले, आप लोगों को मिशन 2 की तरफ से जो मॉडल पेपर कराया गया सब में। टेंडेंट एक संरचना है जो जोड़ती है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, एक मांसपेशी को हड्डी से, तंत्रिका को मांसपेशी से, एक मांसपेशी को मांसपेशी से। तो टेंडेन जो है ना, ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एक होता है लिंगामेंट, क्या होता है, लिंगामेंट। लिंगामेंट जो होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, मतलब अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, टेंडेन जो है ये मांसपेशी और हड्डी को जोड़ती है, और लिंगामेंट जो होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। टेंडन टूटना, तो अगर दुर्घटना से हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई है, देखो 2 लंबी हड्डियां, हड्डी से हड्डी उखड़ गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग टेंडन टूटना तो कह नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मांसपेशी और हड्डी होना चाहिए, अस्थि होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। कंकाल की मांसपेशी का उत्तक का टूटना, ना ये भी नहीं है। लिंगामेंट का टूटना, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। हमने बोला ना कि अस्थि को अस्थि से जोड़ना, अस्थि से अस्थि से टूटना, ये लिंगामेंट टूट जाता है यहाँ पर। ठीक है, लिंगामेंट किसको बोलते हैं, अस्थि से अस्थि को जोड़ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ना। अब हड्डी हड्डी टूट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंगामेंट टूट गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या होगी। देखो परमाणु संख्या निकालने बोल रहा है ना, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। ए बराबर फार्मूला होता है n+p। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे आपका परमाणु संख्या, जहाँ ए बराबर आपको क्या लिखना है, द्रव्यमान को लिखना है, तो द्रव्यमान कितना है, 23 है बाबू, बराबर एन कितना दिया, न्यूट्रॉनों की संख्या तो 12 दिया हुआ है, प्लस आपका प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे निकालना है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है वही आपकी परमाणु संख्या होती है, आपको पता होगा है ना, जितनी प्रोटॉनों की संख्या उतना परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ पे 12 जो इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, तो 23 में से 12 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बचता है बाबू, 11 बचता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या जो हमारा निकल जाएगा वो 11 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो कितना एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है कि 300 केल्विन के सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, तो 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है। देखो के से आपको सी में बदलना है। हम आपको क्या नंबर याद करवाए थे, 273। तो के बड़ा है बाबू, सी छोटा है, तो हम क्या बोले, लेस करो, है ना। जब आपको बड़ा से छोटा की तरफ आना है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, घटाएंगे। तो 300 में से 273 को क्या कर दो, घटा दो, तो हमारा 27 बच जाएगा। कितना बचेगा, 27 बच जाएगा। 27 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सवाल, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का आपका यहाँ निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है इसका, है ना, जो मोल बराबर क्या होता है, फार्मूला द्रव्यमान बट्टा, है ना। मैं पूरा चीज़ें को बताता हूँ, ठीक है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और अनुभार इसलिए बताता हूँ कि आप लोग का किसी भी तरीके का अगर सवाल आए तो कम से कम हमारी कुछ बात अगर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उससे याद अगर रहेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मोलों की संख्या निकालना है। द्रव्यमान आपका 96 दे रखा है। अनुभार आपका कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का आपका जो अगर परमाणु संख्या देखें तो 6 और जो इसका द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, ठीक है। तो 12 लिख देंगे, 12 8 96, यानी कि 8 इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, मोलों की संख्या आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ठीक है। 23 का आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ सवाल कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी, ठीक है। तो 2 कणों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों वस्तुओं के बीच का समानुपाती होता है, और उसकी दूरी जो होती है व्युत्क्रमानुपाती के आधी होती है, ठीक है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो F बराबर, है ना, ग्रेविटेशन G और m1 इंटू m2 और बटा में आपका होता है d स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो d आपका दूरी को बताता है, और दूरी जो होता है इसका क्या होता है, वर्ग का, जी हाँ, वर्ग यानी स्क्वायर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए ये उल्टा है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या से की
दुगुनी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो इसका भी एक फार्मूला होता है मेरे बच्चे, इस फार्मूला को आप भी याद रखेंगे। ठीक है, जी बराबर, ठीक है, जी बराबर बड़ा जी है ना, जी बराबर जी बटा आर स्क्वायर होता है, जी बटा आर स्क्वायर है ना। ये अगर इस तरीके से भी फार्मूला कहीं कहीं रहेगा आपका जी बराबर जी आर स्क्वायर है ना, तो ये भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो चूंकि ये डिवाइड में इधर जाके इनटू में ही हो जाएगा, तो जी का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, तो आपका पृथ्वी के अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या, तो आपका ये आपका होता है 9.8 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आर स्क्वायर, आर को आपको यहाँ पे दुगुना करना है, तो यहाँ पे आप 4 से इसको क्या करो डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाएगा, ये 2.245 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 2.45 आपको क्या करना है, 96 को 4 से डिवाइड कर देना, 96 बोलते हैं 98 को, 9.8 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर क्या दिया गया है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है। तो देखो अपेक्षित घनत्व जो होता है वो पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो लीनियस के द्वारा, जी हाँ, लीनियस के द्वारा जो विकसित नामकरण प्रणाली है वो आपके द्विपद नामक प्रणाली है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये जो लीनियस जो थे ना, ये वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था इस प्रणाली के अंदर कि जो प्रत्येक जीव है ना, जो प्रत्येक दो जीव को क्या करता है, ये दो भागों से मिलकर के बना हुआ है ना, और उनमें क्या करता है वैज्ञानिक नाम दिए थे वो, है ना। जैसे कि मनुष्य को वैज्ञानिक नाम अगर क्या है तो होमोसेपियंस है ना, तो ये द्विपदी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई आपके यहाँ पे प्रजाति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रजाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है, फूलों की उपस्थिति, बंद फल में बंद बीज, रेशेदार टैप रूट सिस्टम और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, फल में बंद बीज है ना। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है, फल में बंद बीज। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे क्या बोला, द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, कई बार आपको हम बता चुके हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और OH2 है ना, ये इसका सूत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो कोई अपना जो सिर पर कोई कुली जो है वो 20 kg का बक्सा उठा करके 10 मीटर जो है चलता है। ठीक है, क्षैतिज प्लेटफॉर्म मतलब कि इस तरीके से चलता है, और गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो वो 0 जूल के बराबर होगा। कितना जूल के बराबर होगा, 0 जूल के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, तब उसकी चाल कितनी होगी। 1 kg की वस्तु गतिज है ना, तो जो इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का है ना, 1/2 mv²। इसी पे बैठाएंगे हम लोग, 1/2 लिखेंगे, और काइनेटिक ऊर्जा पहले से भी दे रखा है आपका 1, और यहाँ पे देखिए 1 kg दिया हुआ है ना, mv, मास कितना दिया हुआ है 1 kg, तो 1 लिख देंगे, और v², तो v² नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको निकालना है, चाल है ना, तो आपको यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये 2 जो है इधर आके इनटू में हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, बराबर 1 का 1 हो जाएगा, v² हो जाएगा, v² जो है इधर आके आपका अंडर रूट में हो जाएगा 2 है ना, v का बच गया। तो अंडर रूट का अगर हम मान निकालते हैं तो कितना होता है, अंडर रूट 2 का मान निकालते हैं तो 1.44 समथिंग आता है, तो 1.44 मीटर पर सेकेंड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना नंबर था हमारा, 32 नंबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी, है ना। कोई भी है 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर W/T है ना, जहाँ पे W होता है वर्क और T होता है टाइम। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कितना कार्य लगा है ना, W बराबर क्या होता है वर्क, तो वर्क आपका कितना हो रहा है, तो 2500 हो रहा है, 2500 जूल, और टाइम कितना लग रहा है भाई 5 सेकंड, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 है ना, और 500 तो यहाँ पे कहीं नहीं है, 500 वाट, 500 वाट है नहीं है सर, किलो वाट में हो सकता है,
तो 500 को हम क्या करेंगे किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 5 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 किलोवाट क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है। तो ट्रिपनासोमा बैक्टीरिया, एक्सेरिस लेशमैनिया। तो कौन सा कालाजार का कारण बनता है, तो लिशमैनिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, तो संक्रामक रोग चयापचयी विकार, नहीं ये तो नहीं होगा, इससे संक्रामक रोग कैसे। एलर्जी अगर किसी को है तो इससे संक्रामक रोग मतलब कि फैलता है ना, एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के ये में क्या होता है, फैलता है, तो ये एलर्जी भी नहीं होगा। रोगजनक, जी हाँ, रोगजनक से क्या होता है, यहाँ पर जो रोगी व्यक्ति है, ठीक है, उससे क्या होता है, यहाँ पर दूसरे में ये क्या होता है, बीमारी फैलती है, रोग फैलता है, ठीक है। तो रोगजनक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, ठीक है। चलिए बस कुछ ही सवाल बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग, है ना। स्टेथोस्कोप क्या होता है बच्चों, जो रोगियों की धड़कन में सुनने के लिए डॉक्टर जो इस्तेमाल करता है ना, ये इस तरीके से होता है ना, ऐसे होता है, और इससे नाली रहती है, नाली के बीच में दो यहाँ पे कान में लगाने वाला रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ में ये क्या करता है, मनुष्य के रोगियों के धड़कनों को सुनता है ना डॉक्टर। तो इस स्टेथोस्कोप में नली में गमन क्या करती है, तो नली में जो गमन करती है ना, वो नली में बारंबार प्रवर्तन द्वारा गति करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हम लोग, अस्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह को श्रोता को कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो अस्पष्ट ध्वनि मतलब कि स्पष्ट रूप से ध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि का जब परिवर्तन कराया जाता है तो श्रोता को, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, उसको कम से कम कितनी दूरी पर रहना चाहिए, तो उसको जो है कम से कम जो उसको दूरी पर रहना चाहिए वो आपके 17.2 मीटर पे दूरी पे रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड, हवा। तो आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं कि ध्वनि की चाल जो सबसे ज़्यादा होती है वो ठोस में होती है। अब इसमें से देखना है ठोस कौन सा है, बोले सर स्टील ठोस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल कर लेते हैं, और लास्ट सवाल से करने से पहले मेरे बच्चों मैं बता देता हूँ एक बार कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट का, जी हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल सॉल्यूशन आपको पूरा फुल व्याख्या के साथ, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप उसका वेट करेंगे, अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, और इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, सौर विकिरण गर्म करता है, तो सौर विकिरण जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से करता है, जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमी करता है, भूमि और जल निकायों को दोनों समान रूप से, ना तो भूमि और ना ही जल, ठीक है। तो अगर सौर विकिरण जो होता है, ठीक है, जो आपके सोलर रेडिएशन होता है, वो जल की निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है बच्चों, जी हाँ, भूमि को तेजी से गर्म करता है, बाद में जल को करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है जीवाश्म ईंधन के जलने से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, कवक से। तो प्रकाश संश्लेषण से, वो ऑक्सीजन का जो मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही आती है ना, पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का साइंस का सारा सवाल, जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने, उसका ऑफिशियली आप लोगों को हम इसका सॉल्यूशन करा दिए हैं, ठीक है। और आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे बच्चे। आपको इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग एक करते हो गलती, क्या करते हो, वीडियो को पूरा देख लेते हो भाई, और उसके बाद शेयर नहीं करते हो। तो कम से कम ये तो कर सकते हो ना हमारे लिए, ठीक है। अगर आप इतना करोगे ना, हमारे पास अगर बच्चे ज़्यादा होंगे ना, तो फिर आपकी तैयारी धाकड़ से धाकड़ तरीके से होगा, बेहतर से बेहतरीन तरीके से होगा। इसलिए आप लोग शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। इतना तो हमारा बात तो मानोगे आप, ज़रूर मानेंगे, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।